जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 22/4/2012 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, 2015 का दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है, 2018 के 2 शिफ्ट के पेपर करा दिए गए हैं, 2011 के 1 शिफ्ट का पेपर हो चुका है, 2012 के 1 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और 2013 के दोनों शिफ्ट के पेपर अभी तक करा दिए गए हैं। ठीक है, अब बस 2-3 वीडियोस और आएगी और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो पार्ट है वह जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान है, वो देखने को मिलेगा। इसमें कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं, वो मैं करूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए 26 दिया गया है, द ओल्डेस्ट इरा, सबसे पुराना युग कौन सा है, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में आप देखना, ए दिया गया है शक संवत, तो यह आपके 78 ईस्वी से माना जाता है, 78 ईस्वी। जैसे कि 1 ईस्वी से शुरुआत हुआ ना, 1 2 3 4, तो यह 78 ईस्वी। और एक से पहले वाला जो है वह ईस्वी पूर्व कहलाता है, ये आप जानिए, ये ईस्वी पूर्व कहलाता है और ये सिर्फ ईस्वी कहलाता है। समझ गए? तो शक संवत 78 ईस्वी आ गया। उसके बाद देख लीजिए बौद्ध युग दिया गया है, तो बौद्ध युग जो है वह 544, ठीक है, 544 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद देख लीजिए मोहम्मदन युग दिया गया है, जो कि 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से माना जाता है और 623 ईस्वी से माना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं विक्रम संवत दिया गया है, तो विक्रम संवत जो है वह आपको, जैसे कि 1 ईस्वी से शुरुआत हुआ था, उससे पहले, कितने पहले, तो 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व से शुरू किया गया था, एक से पहले। ओके, तो यहाँ पर सबसे पुराना कौन सा हो गया, तो यहाँ पर सबसे पुराना जो है आपका वह बौद्ध युग हो जाएगा, क्योंकि यह 544 ईस्वी पूर्व की युग है। तो 26 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, द मोस्ट एसेसिएबल मीडियम इन इंडिया इज, भारत में सबसे सुलभ माध्यम है। देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक युग में भी यदि हम लोग बातचीत करें तो मोबाइल फोन्स अभी ज़्यादा संख्या में हैं। मोबाइल फोन्स को छोड़ दें तो सर्वाधिक जो आपका न्यूज है वह समाचार पत्रों से ही पहुंचता है, क्योंकि टेलीविज़न, रेडियो और बाकी चीज़ें, सिनेमा वगैरह, तो इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नेटवर्क हो गए, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन समाचार पत्र क्या है कि यह जगह जगह भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक जगह प्रिंट हुआ और सभी एरिया में फैला दिया जाता है। तो अभी भी उन गांव, उन कस्बों में समाचार पत्र पहले पहुंचता है और यही किसी भी न्यूज को पहुंचाने का सबसे सुलभ माध्यम माना जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, नेम द कर्व विच शो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अ सेलर विशेष टू सेल एट अ गिवन प्राइस लेवल। कहता है उस वक्र का नाम बताइए जो एक विक्रेता द्वारा दिए गए मूल्य स्तर पर बेचने की इच्छा या रखने वाले उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है। देखिए आप जो भी चीज लेने जाते हो मार्केट में, यदि उसकी कीमत ज्यादा होती है, प्राइस यदि हाई होता है, तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड लेस हो जाता है। ठीक है, वही जब प्राइस लो होता है तो डिमांड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये जो वक्र है वह आपका डिमांड कर्व होगा, मांग वक्र होगा। तो 28 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, द सप्लाई ऑफ लेबर इन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति निर्भर करता है। तो श्रम की आपूर्ति जो है वह विभिन्न चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका डिफरेंट एज ग्रुप हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, पार्टी पोजीशन ऑफ सेक्स हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर जो है आपके अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति की जाती है। तो उन सभी मुद्दों में यहाँ पर आपका पॉपुलेशन ए में दिया गया है, तो 29 का ए उत्तर हो जाएगा। द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है, द मेन फीचर्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, कहा जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए आज की जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी है और पूंजीवादी में क्या है,
प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है। अभी देख लीजिए सरकारी काम बहुत ही कम है और प्राइवेट काम बहुत ज्यादा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यही विशेषता है कि यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट चीजें ज्यादा होती है और प्राइवेट चीजों पर मालिकाना हक ज्यादा होता है, मतलब निजी स्वामित्व जो होता है वह ज्यादा होता है, प्राइवेट ऑनरशिप। ओके, तो ये देखिए आपके 30 के डी में दिया गया है कि प्राइवेट ऑनरशिप, निजी स्वामित्व जो होता है वह आपके पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है। ओके, तो 30 का डी उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 31 दिया गया है, अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, कहा जा रहा है कि एक राज्य बिना डैश के अस्तित्व में नहीं हो सकता। तो एक राज्य जो है उसमें कम से कम एक सरकार चाहिए, क्योंकि यदि आपका राज्य सरकार वहां पर नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यदि शासन नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसीलिए कम से कम एक सरकार की जरूरत है, ठीक है। इसके बिना राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकेंड दिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, थर्ड दिया गया है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और चौथा दिया गया है सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट नहीं होगा तो वह राज्य अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। इसलिए 31 का डी उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया इज, भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए सूती वस्त्र के उत्पादक में सर्वप्रथम कौन आता है, बताइए जल्दी से। सबसे टॉप में आपका महाराष्ट्र आता है, जो कि 39.38% टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है, कॉटन टेक्सटाइल। उसके बाद सेकंड में आपका आता है गुजरात, जो कि 33.14% कॉटन टेक्सटाइल देता है। और उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, जो कि 6.69% जो है आपका टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आपके देखिए एमपी हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गए, पांडुचेरी हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। तो ये सभी भी टेक्सटाइल देते हैं, लेकिन मूल तौर पे फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र आता है, सेकंड पे आपका गुजरात आता है और थर्ड पे आपका तमिलनाडु आता है, समझ गए। ये डाटा आपको याद रखना है। और इन सभी डाटा को ज्योग्राफी के क्लास में तिवारी सर ने अच्छे से बताया है। उन्होंने 100 क्वेश्चन ही कराया है और नोट्स के साथ कराया है। वो 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोग के लिए। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, गुजरात जो है वह सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड के बारे में पूछा गया है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 33 दिया गया है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक इज, कहता है कि भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापी जो है वह सिस्मोग्राफ, जानते हैं ना, अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ और हिंदी में भूकंप सूचक यंत्र या फिर सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 33 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, अ मैच्योर मैमल सेल विदाउट न्यूक्लियस, बिना केंद्रक के एक परिपक्व स्तनधारी कोशिका कौन होते हैं, बताइए जल्दी से। ये आपके एरिथ्रोसाइट होते हैं। एरिथ्रोसाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है, लोहित कोशिका ना, इसको आप लोहित कोशिका भी कह सकते हैं, लोहित कोशिका, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करेंगे 7979946092। बाकी यदि कोई भी लिंक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं, आप जाकर आसानी से वो सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, हीमोग्लोबिन कंटेन द मेटल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये बताना है। देखिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन में जो है आपकी आयरन की मात्रा पाई जाती है। जब आप चेक कराने जाते हो और कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो मिनिमम आपके हीमोग्लोबिन के बारे में बातचीत की जाती है, उसमें आयरन की मात्रा देखी जाती है। 12-10 इतना होता है तो फिर आपका ऑपरेशन हो पाता है ना। तो वहां पर आयरन की मात्रा देखी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का सी उत्तर हो जाएगा।
ये सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़े। अब 36 आपको दिया गया है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, देखिए ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे भारत के एकीकरण के लिए, ठीक है, हैदराबाद और एक और राज्य था, उसको नहीं मिला पाए थे उस समय पे, लेकिन बाकी सभी राज्य को इन्होंने भारत में मिला लिया था। और इसी एकीकरण की वजह से इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे सबसे पहले? तो सबसे पहले आपके गृह मंत्री जो हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। समझ गए? और इनकी जो मूर्ति बनी है उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो उससे आ ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया है, सिख आर्मी वाज कॉल्ड। सिख सेना क्या कहलाती थी? तो सिख सेना जो है वह खालसा कहलाती है। इसको पूरा कहा जाता है सिख खालसा आर्मी, जो कि 1598 में हरि गोविंद द्वारा, ठीक है, गुरु हरि गोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, खालसा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। वायु प्रदूषण के सबसे आम कारक कौन है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं। बताइए क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषण का सबसे आम कारक माना जाता है, ठीक है, कॉमन कॉज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज लेड टू। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ? देखिए औद्योगिक क्रांति हुई थी आपके 1760 में। स्टार्ट तो किया गया था यूके वगैरह में 1760 में, और यह 1820 से लेकर 1840 तक बड़ी जोर शोर से चलता रहा, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति आ गई। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद क्या हुआ? धुआं वगैरह इतना ज्यादा हो गया कि वायु प्रदूषण बढ़ गया। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण, क्योंकि जो भी कचरा गार्बेज सब नदी में फेंके जाने लगे, तो प्रदूषण बढ़ता गया, इंक्रीज पॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रदूषण बढ़ गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 39 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड इज कॉल्ड। कहा जाता है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिंदी में क्या कहते हैं? खमीरीकरण ना। खमीरीकरण। दूध में क्या करते हैं? खमीर उठाते हैं और उसी वजह से दूध जम जाता है, जिसको कि इंग्लिश में फ्रीमेंटेशन किण्वन विधि कहलाता है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और चीज दिया गया है, मुझे वो चीज मैं आपको बता दूं या पूछ लूं? चलिए पूछ ही लेता हूं कि दूध की शुद्धिकरण के लिए हम लोग किस मेथड का प्रयोग करते हैं? मिल्क प्योरिफिकेशन। दूध की शुद्धिकरण के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चार ऑप्शन में वो एक ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 41 दिया गया है, द हिस्टोरिकल एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर।
ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं डैश के पास है। आपको पता है ना, जो एलोरा की गुफा है वह औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र वहां पर है। उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब में कुछ विशेष डिस्कस करने वाला नहीं है। उस समय के लिए यह बेहतर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आज के लिए ये सब आसान क्वेश्चंस में चले आते हैं। 42 देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ। भारत के नागरिक किस उम्र में जाकर मतदान कर सकते हैं? देखिए, अभी करंट में आपका 18 ईयर है। यह कब सुधारा गया था? 1988 के अमेंडमेंट में हुई थी, ठीक है, इसमें जाकर यह सुधरा था। उससे पहले क्या था? 21 साल था, लेकिन 1988 के अमेंडमेंट में, एक्ट में जो सुधार किया गया उसमें आपको 18 वर्ष किया गया था। तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, द ऑथर ऑफ द सेनेटिक वेजर्स। द सेनेटिक वेजर्स जो है यह सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया था 26 सितंबर 1988 में। और इसमें कुछ मुस्लिम्स के पोएट वगैरह, पोएम वगैरह हैं, किसी ग्रंथ से लिया गया था। यह सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 44 दिया गया है, द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका रेडियोकार्बन डेटिंग मेथड, है ना, जो कि ए में दिया गया है। तो 44 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 आपको दिया गया है, कोमोज सीड्स आर सीड बीज। देखिए कोमोज बीज कह लीजिए या जिप्सियम का, इन सब बीजों में क्या होता है कि लंबे बाल वाले, है ना, हैविंग अ लफ और टफ ऑफ हेयर एंड लॉन्ग हेयर्स। तो लंबे बाल वाले ये बीज होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का ए उत्तर हो जाएगा। एक तो आपका कोमोस हो गया, और दूसरा आपका जियोस्पियम में भी लंबे, टफ और लफ बाल पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 46 दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस पे निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? डेंसिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिए, घनत्व, टेम्परेचर और प्रेशर, इन सभी पे जो है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। वहीं पर ह्यूमिडिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। ह्यूमिडिटी हो ना हो, वायु में ध्वनि का वेग आसानी से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वहीं पर डेंसिटी उसका हो गया, हवा का प्रेशर हो गया, या फिर हवा का टेम्परेचर हो गया, तो इन सभी पे ध्वनि का वेग डिपेंड करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 46 का उत्तर डी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ओके, चलिए आगे बढ़े। 47 दिया गया है, अ डायनमो इज यूज्ड टू कन्वर्ट। डायनमो का उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इन चार ऑप्शन में से देखिए, डायनमो का उपयोग जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो कन्वर्ट कर देता है। यही चीज आपको ढूंढनी है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 47 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है, डैश अलाउ यूजर टू एक्सेस अकाउंट एंड पे बिल्स। कहता है कि ऐसा क्या है जो उपयोगकर्ताओं को खाता तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। बताइए, आप लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, अमेजन यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो वो आपके ई कॉमर्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, और ई कॉमर्स में ही ऐसी सुविधा दी गई है कि उपयोगकर्ता जो है अपने खाते से बिलों का भुगतान कर सकते हैं, या फिर जो सामान बेच रहा है उस तक अपना पैसा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो 48 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 49 दिया गया है, नाइट्रोजन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रेंजिंग फ्रॉम। नाइट्रोजन के सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से लेकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है। देखिए, नाइट्रोजन का जो होता है वह -3 से लेकर +3, ठीक है, -3 से +3 के रेंज में यह विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाता रहता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 दिया गया आपको, द नेक्स्ट हायर होमोलॉग्यू ऑफ C6
H14 याद है, ये सब पढ़े थे कार्बन में। इसका अगला क्या होगा बताइए, अगला C7 हो जाएगा और H16, तो C7H16 जो है N हेप्टेन होता है, ठीक है, और C6H14 जो होता है वह हेक्सेन होता है। याद है ये सब चीजें या भूल गए? ये सब चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 50 का डी उत्तर हो जाएगा C7H16। ओके, इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न ये रहा। प्रश्न में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द शॉर्ट टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो जाके मॉक टेस्ट दीजिए, सब कुछ फ्री में दे रखा है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।